ये जो आदिवासी क्षेत्रों में इधर के एरिया में जो बड़ा जो बोलते हैं ना, प्राकृति शक्ति, ये पड़ापेन थाना है, ऊपर भी खाना बना के रखा है। भैया आप भी डालो। आ जाओ लो लो आराम छोड़ो तो भी सतीश पेंता सेवा सेवा माता शक्ति ना सेवा सेवा मित्र शक्ति ना सेवा सेवा शक्तिदायी ना सेवा सेवा अग्नि देवता ना सेवा सेवा वायु देवता ना सेवा सेवा अग्नि देवता ना सेवा सेवा जल देवता ना सेवा सेवा सगा समाजता सेवा सेवा। स्वागत है। पानी हो गया बेटा? 4000 किलोमीटर की है और 54 दिन तक चलने वाला है। याद जर्रा था कट्ठा की
के माध्यम से जो यहाँ पर हमारे बीच में हमारे साथी लोग पहुँचे हैं, उनका बैतूल जिले की इस माटी में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी जोरदार सभी साथियों को सुदर्शन कुमार सत्य मेरी ओर से जय श्री राम। मैं शंकर सिंह महाके और मेरा निवास स्थान बैतूल में है। मैं समस्त आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन से और फतेहपुरा तहसील से भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का सबसे एक्टिविटीज शुरू। हमारे 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का जो हमारा जिलों का इलाका है, वहाँ पर हिल ऑटोनॉमस कौंसिल ये हमारी पार्टी की बोली गई है। और यहाँ जो अभी पूरे भारत के जो आदिवासी कहीं ना कहीं एक अपन समाज को आगे लाने के लिए कहीं न कहीं संगठनों में जुड़ते हैं, लेकिन संगठन को जो अपन विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो कायम नहीं। मेरा नाम सुभाष लिखे है और मैं आर्थिक विभाग मूवमेंट में लगभग 8 साल काम करने के लिए, इसलिए कि मैं सबसे पहले युवा आदिवासी का संगठन जो हमारी आदिवासी विकास यात्रा की बीच में टीम है, मैं उस सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी पहले और मेरा जो वर्तमान में जिला पंचायत वैचारिक एकीकरण जो हमारा पहला मुद्दा है कि वैचारिक एकीकरण, वैचारिक क्रांति कैसे लाएंगे। दूसरा मुद्दा है सामाजिक और सांस्कृतिक शुद्धिकरण कैसे होगा। और तीसरा मुद्दा है राजकीय जागरूकता कैसे करेंगे। और तीनों मुद्दे लेके यही संदेश है कि कैसे करना है। और पूरे भारत में 781 समुदाय हो चुके हैं और इन सबको कहीं ना कहीं एक कैसे करना है, एक साथ एक दूसरे से कैसे जुड़ना है, ये संदेश लेके हम बिरसा मुंडा का गांव है झारखंड से ये यात्रा 9 अगस्त से शुरू की है। झारखंड से हम छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ में अभी तो हम ये मध्य प्रदेश बैतूल तक आए। पूरा ट्राइबल एरिया, शेड्यूल 5 एरिया वो पास करते हुए मध्य प्रदेश बडवानी से हम महाराष्ट्र में इंटर होंगे। महाराष्ट्र में गांव है पाल चितरिया गांव में, वहाँ 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। वहाँ पर ये जो यात्रा है उसकी वहाँ हम समाप्ति करें। मध्य प्रदेश बॉर्डर दाहोद से आ रहे हैं, पर जब झारखंड गए तो ऐसा लगा कि हम हमारे गांव से 12 गांव छोड़ के वहाँ कोई गांव में बैठक कर रहे हैं, यानी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा ही लगा कि हम हमारे लोगों से मिल रहे हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो ये कैसे हुआ? तो वैचारिक क्रांति कहीं जुड़ी है, सामाजिक एकता कहीं जुड़ी है, परंपरा कहीं जुड़ी है, सब कुछ सेम है। जो सेम है वो 80% है, बिखरा हुआ है वो 20%। वो जो 20% है वो कहीं ना कहीं राजकीय में हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई है, और बाकी जो है भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हुआ है, और फिर ये राज्य की जो बॉर्डर बनाई गई है उसकी वजह से हुआ है। तो हमारी जो वैचारिक क्रांति कैसे लानी है ये हमें सोचना होगा। दूसरा है जो सांस्कृतिक, और तो आज हम लोग जो हमारी संस्कृति थी उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ज़्यादातर हम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो शहर में निवास करने लगे,
तो अपनी जो संस्कृति है इसमें बहुत सारा मिक्सिंग है और ऐसा मिक्सिंग हो रहा है जो हमारे समाज को वो काम का ही नहीं है। हम लोग हमारे समाज की संस्कृति से सीखने के बजाय हम औरों की संस्कृति ज़्यादा सीखने लगे, तो हमारी संस्कृति में ये सब मिक्सिंग हो रहा है। तो सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय जागरूकता पिछले 10-12 सालों में इतनी आई है। सामाजिक जागरूकता इतनी आई है कि आज सब लोग, आज हम सुबह से आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग आए हैं, शाम को आप एक पंच परिवार भाई तरह हम लोग बैठे हैं क्योंकि ये सामाजिक जागरूकता इतनी प्रबल हो चुकी है। तब हम एक साथ बैठे और युवाओं में जो दिख रहा है वो हम 9 अगस्त को दिख सकते हैं, पूरा शहर भर जाता है। यानी नाचने गाने के लिए तो हर कोई इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा तो हो गया है, पर जैसे ही राजनीति शुरू होती है सब अपने अपने घर। ये सामाजिक जागरूकता जैसे एक पूरी नदी बह रही है, राष्ट्रीय जागरूकता जैसे खुलती है वही टेप में से फिर 50 नदियाँ और निकल जाती है। तो यानी पानी कहाँ से आ रहा है उसी को पता है। सामाजिक जागरूकता का ज्वाइंट हमें राष्ट्रीय जागरूकता में करना पड़ेगा। और जो आज तक के जो पक्ष सब बने हुए हैं, भले ही अपने यहाँ से एक लीडर ले जाते हैं, पर लीडर अपना ले जाते हैं, पर काम उन्हीं का ही है। तो उनकी वजह से अपनी जो सामाजिक जागरूकता का जो पूरा फायदा है वो अन्य गैर आदिवासियों की बनी पार्टियों और पार्टियों के गुलाम अपने ही लीडर होते हैं। तो इससे हमें जो सफलता मिलती है, हमारे समाज को सफलता मिलती है, जो हम लोग चुनते हैं वो नहीं मिला। कहेंगे मेरी बात समाप्त करता हूँ। आपको मेरी बात सुनी, इसलिए आपको जोहार 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 धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार। यह आदिवासी सुरक्षा यात्रा की जरूरत क्यों? पहले हम आदिवासी जोड़ो यात्रा करके यात्रा निकालने वाले 4 साल पहले हमारा आयोजन हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो फिर हमें नाम बदलने की सोचना पड़ा और हमने नाम बदला। और नाम के लिए भी हमारे पास वजह थे कि पिछले 1-1.5 साल में जो आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है पूरे देश में, और उसको देखकर हम ये मान सकते हैं कि देश के आदिवासी आज उनको असुरक्षित हो सकते। तो हमने ये तय किया कि अगर यात्रा हम निकालेंगे तो आदिवासी सुरक्षा यात्रा के काम से, और हमने यात्रा शुरू की। सबसे पहला सवाल तो हमारे लिए है कि आदिवासी असुरक्षित कैसे? तो असुरक्षित होने की कई वजह, जैसे आत्मनिर्भरता की बात कहते भाई देखिए, तो आत्मनिर्भर हम पहले वैचारिक तौर पर भी आत्मनिर्भर थे, सांस्कृतिक तौर पर भी आत्मनिर्भर थे, और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी हम आत्मनिर्भर थे। जीवन में तो आत्मनिर्भर थे ही। तो ये आत्मनिर्भरता जब से हमने गवाई तब से हम धीरे धीरे असुरक्षित होते हैं। अगर जीवन निर्वाह की बात करें तो पहले हमारे पुरखे थे वो अपने जीवन जरूरी सभी चीजें खुद पैदा करते थे, जो खाते थे वो भी खुद पैदा करते थे, खाने के लिए अनाज हो जो भी हो, तेल तक तिल या तो भुए के तिल निकाल के खाते थे। अगर बाजार से कुछ लाना पड़ता था तो सिर्फ नमक लाना। घर बनाता था वो भी अपने आसपास जंगल की लकड़ी से वो घर बनाता था, अपने खेत की मिट्टी से वो ईंटें बनाता था या तो वो मिट्टी का घर बनाता था। यानी कि उसको किसी की जरूरत नहीं थी, पूरा आत्मनिर्भर था, इसलिए उसे दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं था, इसलिए वो सुरक्षित था। जब आपको अगर दूसरों की जरूरत महसूस होने लगेगी तो आपको धीरे धीरे ये लगने लगेगा कि उसके बिना अगर मैं नहीं रह सकता, तो आप धीरे धीरे असुरक्षित बनते हैं। आजकल हम सरकार में देख रहे हैं
पिछले कई सालों से सरकार हम लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है, 500-1000 रुपये जो दे, 2000 रुपये जो दे रही है। तो ये बात हमें ये लगता है कि हमारे आदिवासी लोगों को ये बहुत सहायक है। भूखे मर रहे आदिवासी इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, या तो खाना उनको 2 टाइम का मिलता है। लेकिन अगर उसको हम देखेंगे तो हम धीरे धीरे अपनी स्वनिर्भरता को पा रहे हैं, और वो गंवाने के कारण हम सरकार के आधारित होते हैं, बाजार के आधारित होते हैं, ये आदिवासी के आधारित होते हैं, तो हम उनके खिलाफ लड़ने का जो ताकत है, जो दम है, वो भी हम धीरे धीरे, और इस वजह से हम किसी की सरकार बने, लेकिन वो सरकार ये चाहती है कि आदिवासी धीरे धीरे खत्म हो। आदिवासी को कोई मारने की बात नहीं, आदिवासी के जो विशेषाधिकार है वो खत्म हो गया, आदिवासी खत्म हो जाएगा। आदिवासी की जो संस्कृति है उसको खत्म करेंगे तो भी आदिवासी खत्म हो जाएगा। आदिवासी की जो धार्मिक परंपरा है उसको खत्म करेंगे तो भी आदिवासी खत्म हो जाएगा। तो ये सारी कोशिशें अलग अलग संगठनों द्वारा, सरकारों द्वारा हो रही है। तो उससे भी हमें कैसे बचना चाहिए, इस बारे में भी हमें सबको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा। तो एक ये मामला है, और दूसरा जो है कि यूसीसी वाला भी अभी चल रहा है। यूसीसी जो है हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लाने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये बात हो रही है मुसलमानों की भी, टीवी मीडिया में अगर आप देखेंगे तो ये चर्चा होगी मुसलमानों की, लेकिन दरअसल ये मुसलमानों को कोई असर करने वाला है, ये असर करने वाला है आदिवासियों, क्योंकि सिविल कानून में सबसे ज्यादा विशेषाधिकार मिले हैं तो आदिवासियों को। सरकार ने ये कोशिश की कि चर्चा में, मीडिया में ये जगह पर ऐसा लाया जाए कि मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन आदिवासी संगठन पूरे देश भर के यूसीसी के खिलाफ खड़े हुए, तो सरकार को घुटने टेकने पड़े, और अभी उसको मसवन रहा। ये कह नहीं सकते कि वो नहीं लाएंगे, वो आने वाले समय में लाएंगे जो, लेकिन उनके खिलाफ हम एक साथ कैसे लड़ सके वो भी हम लोग मिल बैठ के सोचना। तो ये सारे जो मामले थे, इस मामलों को लेकर हम ये पूरे देश में, देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण आए, देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो, देश के आदिवासियों में सामाजिक और राजकीय जागरूकता आए, इस संदेश को लेकर तो हमने जो बोला गया था किशन भाई को कि यात्रा कैसे शुरू हुई उसकी बात करें, लेकिन किशन भाई वो चूक गए। मैं बता रहा हूँ कि हमने जब तय किया तो हमारे ज़्यादातर संपर्क थे, जो भी एक तो संपर्क थे, उस संपर्क से जो उन लोगों को हम मिले, कुछ लोगों को उनको पूछ के उनके द्वारा ये सारा रूट तय किया, और उसके बाद रूट तैयार करने के बाद हमने ये यात्रा का दिन तो शायद तय ही था हमारा 9 अगस्त, लेकिन ये रूट तैयार करने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई तो ये गोंडवा नदी आई, और इसकी वजह ये थी कि यहाँ के हमारा संपर्क है। तो अभी तक हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, इस वजह से ये दिक्कत। अगर तो हम पहले से एक होते, एक दूसरे के संपर्क में होते, तो आज ये दिक्कत ना होती, और ये पूरे गोंडवा नदी यात्रा बड़ी धामधूम से निकली। और यही समस्या हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड में थी। तो जैसे हमने ये तय किया तो सबसे पहले तो हमारी ये जो यात्रा थी, यात्रा पूरी पैदल यात्रा निकालने का हमारा विचार था, उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। 6 महीने लगे तो 6 महीने लगे, पूरी यात्रा हम पैदल निकालेंगे। लेकिन बाद में ये इलेक्शन जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का इलेक्शन आया, तो इलेक्शन की वजह से मध्य प्रदेश का जो हमारा सीमावर्ती इलाका है, वहाँ के जो संगठन और इन संगठनों ने, राजस्थान के जो संगठन है, इन संगठनों ने हमारे साथ चर्चा विचार में ये कहा कि आप इस यात्रा को अक्टूबर महीने से पहले खत्म करोगे, तभी ये इसका फायदा मिलेगा हमें, नहीं तो इलेक्शन के बाद यात्रा जाएगी तो यात्रा को कोई फायदा नहीं रहेगा, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, तो आप कैसे भी करके उसको अक्टूबर महीने से पहले करेंगे। तो इसलिए फिर हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस यात्रा को, जैसे यहाँ घूम रहे हैं हम, यहाँ का रूट है वैसे हमने नहीं किया, वहाँ सीधा बिरसा मुंडा के गाँव गोली हाथों से निकले, वो सीधा छत्तीसगढ़ बॉर्डर गुमला आए, और गुमला से छत्तीसगढ़ में आए, और छत्तीसगढ़ से सीधा अमरकंटक मध्य प्रदेश में आए, और असल में हमारी यात्रा अमरकंटक से शुरू हुई। लेकिन झारखंड में जो हमारे कोई संपर्क नहीं था, फिर भी जैसे ही सोशल मीडिया में इस यात्रा का लोगों को पता चला, तो झारखंड के कुछ संगठनों ने हमारे को संपर्क किया। झारखंड में सबसे ज़्यादा काम करने वाले, जिसके बारे में आप शायद नाम भी जानते होंगे, विजय गुरुदेव साहब जो लॉयर है, और कृष्णा हंसदा,
वो भी यात्रा की शुरुआत करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर आए थे। वहाँ से भी कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप यात्रा हमारे इलाके से लेकर गुजरो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में आए, तो छत्तीसगढ़ में हमारी कल्पना भी नहीं थी छत्तीसगढ़ में कोई हमें मिलेगा, कोई हमें रिसीव करेगा। लेकिन रात 11 बजे तक जैसे हम छत्तीसगढ़ में जसपुर में आए, वहाँ से रात 11 बजे तक लोग यात्रा का इंतजार कर रहे थे और 7 जगह पर हमारी यात्रा का स्वागत हुआ। और वहाँ पर भी हमें हमारे ना कहने के बावजूद हमें कुछ पैसे भी दिए कि नहीं भाई यहाँ से आगे के स्थान तक आप निकल के कैसे लो। हाँ, इसमें ये हमारा मुद्दा है कि धर्मकोलम पर एक आम सहमति बननी चाहिए। इसके लिए 2-3 बार सारे जो आदिवासी समुदाय है उन लोगों की मीटिंग के 2 बार हुई, 2 या 3 बार, 3 बार। तो अभी तक आम राय नहीं, तो इस वजह से सरना धर्म खास जो तकलीफ वो सरना धर्म की वजह से, लेकिन उसके लिए कोशिश चालू है, देखते अब क्या होता है। लेकिन जब ये पहली बार मिली थी उस वक्त ये तय हुआ था, उसमें मैं भी था मीटिंग में, तो उसमें यह तय हुआ था कि जैसे भारत का नाम है इंडिया दैट इज भारत, इसी तर्ज पर आदिवासी धर्मकोलम में आदिवासी ट्राइबल दैट इज आदिवासी धर्मकोलम होना चाहिए। और उसके लिए आप सहमति बनी थी, लेकिन उस वक्त लोग खींच के नहीं आए तो सरना धर्म वाले नहीं आए। तो ये बनने के बाद फिर वहाँ से विरोध शुरू हुआ। और अभी ये जो धर्मकोलम वाली बात है, धर्मकोलम में लगभग अभी अपन एक नहीं हो सके। इसलिए आज की तारीख में जो मेरे पास अपडेट है, उस अपडेट के हिसाब से उसको शायद संघ हैंडल कर रहा है, ये जो मूवमेंट अभी चल रही है। तो ये मूवमेंट में हमें सबको लोगों को एक साथ फिर से बैठना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग तरह से जो भी काम कर रही, जो भी मतलब क्या नाम उनका समन्वय समिति देव कुमार धान वाली, देव कुमार धान जिसके तब हम सब जाए उसमें, और वैसे लोग जाए कि उसके बारे में अपनी बात रख सकें और अपनी राय रख सकें, ऐसे लोग जाए। अब तक क्या होता है कि जो 2-4 लोग आते हैं, जो 5-6 लोग बैठ के बात करते हैं, वो बोलते हैं भाई ये तय किया, बोले हाँ साइन करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में वहाँ जाकर वो विरोध शुरू करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक बार सीरियस गंभीरता पूर्वक एक मीटिंग होनी चाहिए, वो तो हम मानते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि वो हो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अहम मसला है, ये होना चाहिए। धर्म में कोलम चाहिए, हमें कोड नहीं चाहिए। वैसे अलग के अलावा भी जैसे अभी तक जैसे 7 धर्म हो गए, तो आप 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे मतलब आप लास्ट के लोग थे, जबकि आप तो पहले लोग मालिक हो। तो इस पे सिर्फ जैसे जो विवाद हो रहा है, मुझे लगता है सिर्फ एक पहचान कोड होना चाहिए, पहचान कोड होना चाहिए। बाकी आपको धर्म की मांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी का धर्म तो होता नहीं। धर्म की मांग तो सर इसमें धर्म की मांग कर ही नहीं है, वो कोड की मांग कर रहे हैं, धर्म कोड। लेकिन कोड के वो कोड शब्द का अपने विरोध किया और वहाँ पर कोलम लगाया कि भाई आदिवासी उस कोलम में टिक करें। पहचान होना चाहिए उसमें, क्योंकि आदिवासी की धर्म नहीं होती, संस्कृति होती है ना। तो कोई भी जैसे अभी भी जितने भी लोग जैसे पेपरों में अपन लोग जो देखते आ रहे हैं, आदिवासी धर्म पालन की मांग कर रहे हैं। और यही आता है, जितने भी अपन ने जितने जो मीटिंग हुई, जो भी हुई, उस पर सिर्फ यही सुनने का आता है उनके धर्म में। जब आप धर्म पालन की ही मांग करोगे तो फिर आप तो धर्म में आ जाओ, धर्म में आ जाओगे तो ढेर सारे प्रकार के। सिर्फ आपसे एक पहचान कोड मांग करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों भाई, आप लोग क्या बोलते हो? मेरी बात सही है। हाँ, एक पहचान कोड होना चाहिए कि भाई उस मालूम में आदिवासी की क्या पहचान होना चाहिए, ताकि पूरे भारत भर के आदिवासी उस पहचान को लिख सके। और वो दूसरे तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप उसमें घुस गए तो उनकी संख्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो अपने अच्छे आदमी को चुन के भेजेंगे, है ना। अच्छे आदमी को चुन के भेजेंगे तो वो समाज के लिए काम करेगा। और इलेक्शन होगा तो दूसरे लोग चुनेंगे, तो वो तो अपने गुलाम आदमी को चुनेंगे, जैसा कि अभी 70 सालों से यही होते आ रहा है। तो यहाँ की भी हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे। क्यों, सब लोग तैयार हैं इस बात के लिए? हाँ जी सर, भाई करिए। पहले सिलेक्शन होना चाहिए ना, हटो। समाज उसको सिलेक्शन कर देगा, जो समाज ने तय कर दिया तो उसी को अपन लोग फिर मतलब मिल के ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे बैतूल के लोग
और ये प्रयास भी पहले से काफ़ी हम लोग करते आ रहे हैं।